हम सभी अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल सेट करते हैं कि हमें इस गोल तक पहुंचना है, हमें ये लाइफ में अचीव करना है। लेकिन जब तक हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत नहीं होगा इस गोल को पाने के लिए, ठीक है, कि हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस गोल को अचीव कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखो, जब हम कुछ भी चीज़ पाने का प्रयास करते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ अचीव करने का ट्राई करते हैं, तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हैं, हमें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा। तो हिम्मत नहीं हारना है, बिलीव रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हम तो अपने गोल तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो जीने का मजा भी नहीं आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम आती है, उसी से हम चीजें सीखते हैं, ठीक है। अगर आप सब कुछ ऐसा सोचो, अगर लाइफ में सब कुछ स्मूथ चल रहा होगा तो आप कुछ सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे ना। तो प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन साथ में आता है। बट हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं। तो हमें प्रॉब्लम पे नहीं फोकस करके सोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखो, आपको गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो, एक बिलीफ ही होता है जो कि हम पत्थर को भी एक भगवान मान के पूजते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इस पत्थर में की मूर्ति में एक ऐसा क्रिएचर है जो हमारी सारी प्रॉब्लम को सुनेगा, ठीक है, और हमें सॉल्यूशन देगा, हिम्मत देगा किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो एक बिलीफ की वजह से हम पत्थर को पूज रहे हैं। तो उसी तरह से अगर आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखोगे ना, तो आप अपना गोल अचीव कर जाओगे, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एक कोट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड ऑल दैट यू आर, नो दैट देयर इज समथिंग इनसाइड यू दैट इज ग्रेटर देन एनी ऑब्स्टिकल। ओके, सो आई एम शालिनी, वेलकम टू माई चैनल मसल ट्यूटोरियल। सो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया था। ये एनसीईआरटी के चैप्टर 7 है, हमने 1 to 6 डिस्कस कर चुके हैं हम। और हमने इसमें डिस्कस किया था चैप्टर 7 में कि बुद्धा की स्टोरी के बारे में, गौतम बुद्ध की क्या स्टोरी थी, कैसे एक नॉर्मल इंसान इतना महान बन गए, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने उपनिषद के बारे में देखा था, ठीक है, संघ के बारे में देखा था, मॉनेस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। गाइस, वो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, जो प्रीवियस लेक्चर था इस सीरीज़ में, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। बुद्ध अभी के टाइम में काफ़ी रिलेवेंट है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप कोशिश करना कि आप वो सारे लेक्चर पहले देख लेना। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि पहले वो सारे लेक्चर देख लेना, फिर आप इस लेक्चर पे आना, ताकि आपको चीज़ें और क्लैरिटी हो जाएगी, आप चीज़ों में लिंक बैठा पाओगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। ओके, सो आपको सारे के सारे लेक्चर का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चैनल पे विजिट करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं आपके हिस्ट्री के अभी तक के। सो आज हम पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ जैनिज्म, कि जैनिज्म की क्या स्टोरी है, कहाँ तक ये स्प्रेड हुआ, क्यों डिक्लाइन हुआ, किसने जैनिज्म को बहुत व्यापक रूप से एक बड़े तौर पे आप कह सकते हो फैलाया जैनिज्म को। आश्रम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट हो रही थी साथ के साथ पैरेलली कहीं और भी, उस चीज़ों को भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो हम जानते हैं जैनिज्म के बारे में। जैन जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, आपका निकला है, आप कह सकते हो जीना से, ठीक है, जीना से डिराइव होके जैन वर्ड बना है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर का मतलब होता है कि विजय प्राप्त करने वाला, फतेह हासिल करने वाला, ठीक है। जो आपके फर्स्ट तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है, और जो सबसे लास्ट तीर्थंकर थे 24, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, उनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है। ये तीर्थंकर वो लोग थे जो जैनिज्म को आगे बढ़ाया जिन्होंने, ठीक है। इनको महावीर को रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। 500 ईयर्स पहले की ये बात है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, महावीर कहाँ से बिलोंग करते थे? तो ये क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है, हमने बुद्धा के बारे में पढ़ा था, वो भी क्षत्रिय प्रिंस थे। ये लाचवी क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये पार्ट था वज्जी संघ का, ठीक है। यहाँ पे संघ वो नहीं है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यहाँ पे संघ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि संघ, ये जो वज्जी संघ था, ये बहुत ही यूनिक था। यूनिक कैसे था कि जो इनकी जो टेरिटरी थी, इसमें टेरिटरी में डिफरेंट रूलर्स थे, जिनकी अपनी टेरिटरी थी, ठीक है, और ये अपने टेरिटरी को अपने अकॉर्डिंग डील करते थे, रूल करते थे, ठीक है। इन सब के अपने रूल्स रेगुलेशन थे, डिफरेंट। वज्जी संघ में ही काफ़ी सारी मतलब विलेजेस आप कह सकते हो, सिटी थी, और उन सब के काफ़ी सारे रूलर थे, मतलब 1000 ऑफ रूलर थे जो वज्जी संघ को रेगुलेट करते थे, ठीक है।
तो हर किसी का अपना अपना रूल्स रेगुलेशन था और वो रेगुलेट किया करते थे चीज़ों को, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो लोग असेंबली में मिला करते थे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा करते थे, आपस में बात विचार किया करते थे। ये सब हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कुछ 540 BCE में हुआ था। अब बताओ बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और इनका जो विलेज था जहाँ इनका जन्म हुआ था वो था कुंडाग्राम में, ठीक है, जो वैशाली में है आपका बिहार में, ठीक है। अब बिहार की लोकेशन देख लेते हैं हम। अब देखो बिहार यहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश है, ये झारखंड है और ये वेस्ट बंगाल है। ये 3 सिटी टच करता है आपको बिहार को, और नेपाल है ऊपर में। नेपाल में आपका बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, हमने पढ़ा था इस बारे में, ठीक है। किस प्लेस में हुआ था नेपाल में, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। तो आप ये याद रिवाइज करते करते ही कर पाओगे। और उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशाला, ठीक है। एंड इन जो एज 42 ईयर्स की एज में क्या था, इनको परफेक्ट नॉलेज मिल गया था, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज कैवल्य मिल गया था, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। इन दोनों वर्ड को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं। और हमने देखा था बुद्ध को जब परफेक्ट नॉलेज, ट्रू नॉलेज का जब उनको आभास हुआ था तो उनको शाक्य मुनि कहा गया था, है ना। शाक्य मुनि कहा गया था, बुद्ध का नाम भी दिया गया था उनको उस वक्त, है ना। और उनको उस वक्त जब इनको परफेक्ट नॉलेज मिला तब उनको महावीर का नाम दिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रेट हीरो, या फिर जिना बोला गया, कॉन्करर ऑफ द सेल्फ, खुद पर विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। अब ये इन्होंने अपनी टीचिंग कहाँ कहाँ दी, अपनी प्रीचिंग जो इन्होंने दी वो कहाँ कहाँ दी, तो वो कौशला में दी, मगध में दी, मिथिला में दी, चंपा ने दी। आप देख सकते हो इनकी बेसिकली जो प्रीचिंग हुई है ना वो बिहार राज्य में हुई है, ठीक है। लेकिन बुद्धा की आप बात करें तो उनकी प्रीचिंग सिर्फ बिहार में नहीं, आउट ऑफ बिहार भी है, ठीक है। बिहार के अलावा भी इन्होंने काफ़ी सारी जगह में टीचिंग प्रीचिंग दिया है। और उनका जो फैलना था, उनका जो स्प्रेड था वो बिहार के अलावा काफ़ी सारे जगह में भी स्प्रेड हुआ है। मतलब इंडिया के अलावा और भी सारी जगह हैं जहां उसका स्प्रेड हुआ है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, डाई कब हुए थे, ये 468 BCE में हुए थे, ठीक है। देखिए हम यहाँ BCE ले रहे हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, इसलिए आप देख सकते हो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं, ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्राइस्ट जिससे जन्म के पहले के टाइम को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। जैसे लाइक अगर आपने देखा इनका जो जन्म हुआ था वो 540 में हुआ था, ठीक है, और जिनका मृत्यु हुई थी 468 में हुई थी, ठीक है। तो आप देखो 540 यहाँ है, 468 यहाँ है, हम 0 की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये 540 है, ये 468 है। हम जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के टाइम को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ 1 होगा, ठीक है। हम पीछे जा रहे होते हैं, 0 की तरफ जाएंगे। और जब हम 0 के बाद जाएंगे, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हो चुका होगा, इसको हम कॉमन एरा भी बोलते हैं, ठीक है। जन्म के बाद को कॉमन एरा बोलते हैं। तो इसमें 1 2 3 ऐसे बढ़ेंगे, नॉर्मल काउंटिंग होगी जैसे हम काउंटिंग करते हैं, ओके। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो 540 में उनका जन्म हुआ और 468 में उनका डेथ हुआ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर दूंगी एक अलग से वीडियो बना के, ठीक है। तो इनका जो उनका डेथ हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, जो कि राजगीर में है। राजगीर कहाँ पे है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। महावीर की जो फिलॉसफी है वो जैनिज्म है, ठीक है। जैन धर्म को ये बढ़ावा देते हैं, मतलब इनकी जो मेन फिलॉसफी है वो जैन है, ठीक है। इन्होंने ही जैनिज्म को आगे बढ़ाया था। इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको जैन कहते हैं, ठीक है। जैन को लाइफ कैसा लीड करना होता था, तो बहुत ही सिंपल लाइफ, कोई तड़क भड़क नहीं होगा उनके लाइफ में, सिंपल लाइफ जिएंगे वो, सादा जीवन, ठीक है, उच्च विचार वाली बात है। आप बुद्ध के बारे में भी जब हमने पढ़ा था तो वहां पे भी लोग सिंपल लाइफ जीते थे। जब संघ को ज्वाइन करते थे तो ये लोग भी खाना कैसे खाते थे, मांग के खाते थे, ठीक है। हमने बुद्ध के बारे में भी देखा था, वहां पर भी खाना मांग के खाया जाता था, ठीक है। देन उन लोगों को ऐसा कहा जाता था कि ऑनेस्ट रहें, ठीक है, चोरी ना करें, ठीक है, नॉट टू स्टील, स्टील मतलब होता है चोरी, चोरी मत करो, ऑनेस्ट रहो, ठीक है, जो भी बोल रहे हो सही बोलो, सेलिबेसी का पालन करो। सेलिबेसी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मचर्य जीवन, उनको शादी नहीं करनी होती थी, वो सेलिबेट जीवन का पालन करते थे, ठीक है, वो फॉलो करते थे सेलिबेसी को। और एज ऑफ 30 में उन्होंने अपने लेफ्ट कर दिया था अपने घर को। महावीर की बात करें तो उन्होंने 30 ईयर्स की एज में अपने घर को छोड़ दिया था और वो एस्केटिक बन गए थे, एक मॉन्क बन गए थे,
ठीक है। एस्केटिक मतलब होता है साधु, तो वो साधु बन गए थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रैवल करते रहते थे। 12 साल तक उन्होंने ट्रैवल किया था, तब जाके उनको सच्चाई की तलाश की थी उन्होंने 12 साल तक, तब जाके उनको क्या हुआ था, उनको सच का आभास हुआ था और उनका नाम पड़ा था ये महावीर, ठीक है। और उस स्टेज को बोलते हैं कैवल्य, ठीक है, कॉन्करर ऑफ द सेल्फ, खुद पे विजय प्राप्त करने वाला, ठीक है। तब उनको नाम पड़ा था, मतलब 12 साल उन्होंने तपस्या की थी, आप समझ सकते हो बहुत लंबा टाइम होता है 12 साल, ठीक है। और इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया मेडिटेशन। मैंने आपको बताया था कल भी कि मेडिटेशन की अगर बात करें तो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन से आप कूल और काम रहते हो, किसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप खुद को कूल रख पाते हो, ठीक है। सिचुएशन में आप परेशान नहीं होते हो, ठीक है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं नॉर्मल सिचुएशन में, तो उसमें मेडिटेशन क्या करता है ना, आपको शांत रखने का काम करता है। तो आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस क्या करो, एक दिन मेडिटेशन करने से कुछ नहीं होगा गाइस, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपने मेडिटेशन करा है, आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ है। 1 2 3 दिन जब आप इसको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे ना, तभी आपको कुछ बेनिफिट नजर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप कुछ काम करो, जब तक आप कॉन्टिन्यूसली किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको वो चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहा करो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि सारे लिविंग बींग्स को रिगार्ड दो, ठीक है, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। और उन्होंने अपने इस मेडिटेशन के दौरान 12 साल जो वो घूमे थे, ठीक है, ट्रुथ की, सच्चाई की तलाश में, उसमें वो सारे लिविंग बींग्स, जितने भी क्रिएचर थे, लिविंग बींग्स थे, सबको वो क्या करते थे, रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। अवॉइड करते थे कि उनको क्या किया जाए, उनको हार्म नहीं किया जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए, उनको दुख ना पहुंचाया जाए, ठीक है। और सेवरल फॉर्म्स ऑफ अब उनका जो मेन जो था वो प्राकृत लैंग्वेज में उन्होंने दिया था, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज में। और जो बुद्धा थे उन्होंने पाली लैंग्वेज में दिया था, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एनसीईआरटी में प्राकृत भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको दोनों चीजें याद रखनी है। पर जो मैक्सिमम टेक्स्ट जो था बुद्धा का, वो पाली लैंग्वेज में था, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। पाली और प्राकृत में बेसिकली लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्राकृत जो है मेन लैंग्वेज आपका महावीर का है, पाली जो है वो बुद्धा का है, ओके। सो सेवरल, उस समय उसका जो टाइम था वो काफ़ी सारे प्राकृत लैंग्वेज के फॉर्म्स थे जो डिफरेंट पार्ट में कंट्री के यूज़ होते थे, ठीक है। और उनका जो नाम था वो अकॉर्डिंग टू द रीजन, जिस रीजन में जो भी लैंग्वेज बोला जाता था उसके अकॉर्डिंग ही उस लैंग्वेज का नाम पड़ जाता था, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, मगध में जब जो प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी उनको मगधी बोलते हैं, ठीक है। और ये पर जो इनके रूल्स और रेगुलेशन हुआ करते थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। जो आप बात करो जैन धर्म की बात करो, तो जैन के जो रूल और रेगुलेशन थे काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। थाउजेंड्स ऑफ लोग ना अपने घर छोड़ के आए थे, ठीक है। और जो छोड़ के नहीं आते थे वो उन लोगों को फूड देते थे, सपोर्ट करते थे, ठीक है। इनके जो रूल्स और रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट थे ना, इसकी वजह से भी ना जो जैनिज्म है वो डिक्लाइन हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे इस बारे में। जो टीचिंग है महावीरा की, उसमें क्या बोला है उन्होंने एग्जिस्टेंस जो है गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल बिलीव नहीं किया है, जो कि क्रिएटर माना जाता है यूनिवर्स का, ठीक है। गॉड को हम क्रिएटर मानते हैं ना यूनिवर्स का, तो उन्होंने इस चीज़ पे बिलीव नहीं किया है, उनको गॉड के एग्जिस्टेंस पे कोई भरोसा नहीं था, ठीक है। अब हर एक लिविंग बींग का, उनका कहना था हर एक लिविंग बींग के अंदर गुड और बैड दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम बॉन्डेज होते हैं, हम बंधे हुए होते हैं अपने सही और गलत कर्मों के से, ठीक है। और जब भी हमारा बैलेंस टिल्ट करता है, ठीक है, जब भी हम बैड की तरफ अगर झुक जाते हैं, बुरे कर्मों की तरफ झुक जाते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारा जो थॉट है वो वायलेंट हो जाता है, ठीक है। हम जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि वॉयलेंट बिहेवियर के हो जाते हैं, ठीक है। हमें समझ नहीं आता है क्या करना है, हम बहुत ज़्यादा एंगर हो जाते हैं, ठीक है, गुस्सा करने लग जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, हमारे अंदर हमेशा हेट होता है लोगों को लेके, हीन भावना से हम लोगों को देखते हैं, लालची हो जाते हैं, हम ग्रीडी हो जाते हैं। तो ये सब हमारे ह्यूमन नेचर में नज़र आने लगता है। वही अगर हम गुड डेट की तरफ अगर टिल्ट करते हैं तो हम सब कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। हम किसी को हीन भावना से नहीं देखते, गुस्सा नहीं करते, सेल्फिश नहीं होते, सब लोगों के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते नहीं हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था।
उनका ऐसा बिलीव था थ्योरी ऑफ कर्मा पे, ठीक है, वो कर्म की थ्योरी पे बिलीव करते थे। उनको लगता था जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। उन्हें हेरिडिटरी सिस्टम जो था कि राजा का जो बेटा है वो राजा बनेगा, और जो वर्ण सिस्टम था, जो पूरी सोसाइटी को ब्राह्मण ने चार, जो आपका कह सकते हो आप, उसमें सोसाइटी में 4 वर्णों में बांट दिया था, सोसाइटी को डिसइंटीग्रेट कर दिया था 4 पार्ट्स में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं माना था। उनका कहना था कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता है, कोई हेरिडिटरी नहीं होता है, लोग अपने कर्म से जाने जाते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। उनका मानना था कि कोई भी लोग जो है वो मोक्ष का प्राप्त कर सकता है, ठीक है, चाहे परफॉर्मिंग गुड डीड, अच्छे चीज़ों को परफॉर्म करके, अच्छे कर्म को परफॉर्म करके कोई भी इंसान मोक्ष का प्राप्ति कर सकता है, उनका ऐसा कहना था। अब जो उनकी टीचिंग है वो 3 थॉट्स पे बेस्ड था। जैसे हमने बुद्ध की बात की थी, उनका 4 नोबल ट्रुथ था, वैसे इनकी 3 थॉट्स थे। अब थॉट्स क्या थे उनको जान लेते हैं। राइट फेथ, सही चीज़ पे बिलीव रखना, ठीक है, सम्यक दर्शन इसको हिंदी में कहते हैं। राइट नॉलेज, सही चीज़ की नॉलेज रखना, ठीक है। सम्यक ज्ञान, ज्ञान सही होना चाहिए। अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है, तो ज्ञान आपका सही होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। राइट कंडक्ट और एक्शन, सही कर्म करो, ठीक है, सम्यक चरित्र। ओके, तो ये इसके 3 जो थे वो 3 रत्न इसको कहा जाता है, या 3 ज्वेल्स कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस किस बात पे दिया है? अहिंसा पे किया है, नॉन वायलेंस पे दिया है, कंपैशन पे दिया है, ठीक है, कि अहिंसा करो। अहिंसा मतलब कि आप किसी को चोट मत पहुंचाओ किसी भी कारण से, ठीक है। उनके अनुसार जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर आप वो कह सकते हो जान है, उस तरह से प्लांट्स, एनिमल्स, एक स्टोन, विंड, फायर, किसी भी चीज़ में सोल है, हर चीज़ में जान है। तो आप उसको इंजरी मत पहुंचाओ, उसको दुख मत पहुंचाओ, ठीक है। महावीरा ने प्रेज्ड किया अपने 5 प्रिंसिपल को, ठीक है। उनके 5 प्रिंसिपल क्या है उसको जानते हैं। चलिए, अहिंसा जो है उसका मतलब है नॉन वायलेंस, ठीक है। नॉट टू इंजर एनी लिविंग बींग, किसी भी लिविंग बींग को दुख मत पहुंचाओ, क्षति मत पहुंचाओ, इंजर मत करो, ओके। सत्य, हमेशा सच बोलो, स्पीक द ट्रुथ, असत्य। नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, ठीक है। स्टील का मतलब होता है चोरी, उन्होंने चोरी करने के लिए लोगों को मना किया था, ठीक है। त्याग करो, ठीक है, त्याग था। नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को हेल्ड मत करो, प्रॉपर्टी मत रखो अपने पास। लीड ए डिटैच लाइफ, एक डिटैच लाइफ, सादा जीवन जियो, ठीक है, मोह माया में मत फंसो, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला था ब्रह्मचर्य का पालन करो, लाइफ और सेलिबेसी, ठीक है, ओके। सेलिबेसी मतलब होता है कुंवारापन, मतलब शादी नहीं करनी आपको, ठीक है। देन महावीरा ने जो था ऑर्गेनाइज्ड किया था संघ और मॉनेस्ट्री। जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी महावीर और बुद्ध दोनों का ऐसा मानना था, कोई भी इंसान जब तक घर नहीं त्यागेगा तब तक उससे ट्रू नॉलेज का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, नॉलेज नहीं मिलेगा उसे। तो उन लोगों ने उनके रहने के लिए संघ ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और तो वो सारे लोग ही संघ में क्या होते थे, उनको आने का अलाउड था, ठीक है, बोथ मेन और वुमेन आने का अलाउड था दोनों को। इस तरह से महावीर ने भी संघ और मॉनेस्ट्री ऑर्गेनाइज किया था, जैसे बुद्ध ने किया था, और बोथ मेन और वुमेन अलाउड थे। जैसे हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था कि उस संघ में भी बोथ मेन और वुमेन अलाउड थी, लेकिन डिफरेंट सेक्ट ऑफ लोगों के लिए, जैसे वुमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था, चिल्ड्रन को पेरेंट्स से लेना पड़ता था, तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लोगों से परमिशन लेना पड़ता था। तो वैसे यहाँ पर भी बोथ मेन और वुमेन अलाउड था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ एविडेंस नहीं मिला है कि डिफरेंट सेक्ट को डिफरेंट अपने मतलब अथॉरिटी से परमिशन लेना हो, जैसे चिल्ड्रन को पेरेंट्स से ऐसे परमिशन लेना हो, ऐसा यहाँ कुछ देखने को नहीं मिला है, ठीक है। महावीर की जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, ठीक है। जैसे हमने बात की, पहले के टाइम में लोगों को संस्कृत भाषा समझ में कम आती थी, तो ब्राह्मण क्या करते थे, इस बात का फायदा उठा के लोगों को संस्कृत में कुछ बातें बताते थे और लोगों को डोमिनेट करने का ट्राई करते थे, ठीक, और डोमिनेट करते भी थे। लेकिन महावीर क्या थे, महावीर ने प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की, जो कि मास का लैंग्वेज था, ठीक है, जनता का, आम जनता का लैंग्वेज था, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से जो क्या है, प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करने की वजह से जो ये जैनिज्म था फैला व्यापक रूप से, ठीक है। जो फॉलोअर थे महावीर के, उन्होंने स्प्रेड किया जैनिज्म को,
ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद जो महावीर जो है, महावीर का जो धर्म है, वो जैनिज्म जो धर्म है वो 2 सेक्ट में, 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला है दिगंबर, जिसको जो कपड़े नहीं पहनते थे, हु वोर नो क्लोथ, कोई कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर। और श्वेतांबर, ठीक है, श्वेत से ही समझ में आ रहा है सफेद, ठीक है, तो ये वाइट कपड़े पहना करते थे, वोर वाइट क्लोथ। ओके, अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है जैनिज्म का। ओके, तो जैनिज्म की कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उन्होंने ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, लिटरेचर के ग्रोथ में। अब कौन से लिटरेचर के ग्रोथ में किया है, तो वो लैंग्वेज क्या था, प्राकृत, पाली और तमिल, ये 3 लैंग्वेजेस का इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। इनकी जो टीचिंग है वो प्रिजर्व की गई है, उनको अच्छे से रखा गया है प्रिजर्व करके 12 अंग में, या उसको पूर्वा भी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका जैन रिलीजन का, ठीक है, लिटरेचर का। और जैन के जो टेक्स्ट हैं वो कंपाइल किए गए हैं कल्पसूत्र के द्वारा। कल्पसूत्र में कंपाइलेशन हुआ है इनका जैन टेक्स्ट का। अब इसी कंपाइलेशन किया किसके द्वारा गया है, तो आचार्य भद्रबाहु के द्वारा कंपाइलेशन किया गया है, ठीक है। और इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी। फेमस अगर जैन टेम्पल की बात करें तो दिलवारा टेम्पल है, जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में। ये अपने मार्बल के वर्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। इनले मतलब होता है जड़ाऊ वर्क, ठीक है, तो मार्बल से जड़े हैं, ठीक है, मार्बल का वर्क किया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से, इसकी वजह से काफ़ी फेमस है। फिर जो अनदर टेम्पल की बात करें तो चित्तौड़ में भी है, खजुराहो में भी है, रनकपुर में भी है। रनकपुर एक होली प्लेस है आपके जैनिज्म का, ठीक है, तो इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी, ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये 12 साल में पहली बार इनका जो वर्शिप किया जाता है, ठीक है। ये ह्यूग एक मोनोलिथिक स्टैचू बनाई गई है, ठीक है। मोनोलिथिक मतलब होता है एक स्टोन से किसी भी स्टैचू को क्रिएट करना, ठीक है, एक ही स्टोन का यूज़ किया गया है। और ये कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसको बाहुबली बोला जाता है। सरवन बेल गोला कर्नाटका में ये अवेलेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो उसको। 57 फीट टॉल है ये, ठीक है। और ये कब इसको बनाया गया था, तो 981 सीई। देखो ये सीई है, कॉमन एरा है, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद बनाया गया है इसे, ठीक है। और बाहुबली को, इसको जो हम गोमतेश्वर भी बोलते हैं, ठीक है, इनका नाम बाहुबली भी है और गोमतेश्वर भी है। यंगर सन थे किसके, फर्स्ट तीर्थंकर। हमने पढ़ा था कि अभी कि फर्स्ट तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, ये उनके पुत्र थे, ठीक है। इनका नाम गोमतेश्वर भी था और बाहुबली भी इनको कहते थे, ठीक है। अब एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है 12 साल में एक बार, महामस्तक अभिषेक, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैन धर्म के लोगों के लिए। बताओ लास्ट 12 ईयर्स में, अभी कुछ साल पहले ही ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, महामस्तक अभिषेक। यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो आप बताओ 12 ईयर्स में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, लास्ट कब ऑर्गेनाइज किया गया था महामस्तक अभिषेक, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। और सरवन बेल गोला, ठीक है, ये जो कर्नाटक में जगह है, यहाँ इस स्टेचू की पूजा की जाती है और इनको मिल्क चढ़ाया जाता है, ऑनेंटेड विथ मिल्क। इनका मिल्क से श्रृंगार किया जाता है, मिल्क से अभिषेक किया जाता है, आप कह सकते हो। ऑनेंटेड मतलब होता है ये श्रृंगार करना इनका, या बोल सकते हैं अभिषेक करना कह सकते हैं। जैसे कि हम शिव जी पे अभिषेक करते हैं आपका दूध का, उसी तरह से इन पे भी अभिषेक किया जाता है दूध से, ठीक है। और उस समय उनको क्या, इनकी जो मूर्ति है इन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बैम्बू और वुड से क्या होता है, सीढ़ियां बनाई जाती है, ताकि जो लाखों की संख्या में जो डिवोटीज वहां पे आते हैं वो उस सीढ़ियों पे चढ़ के उनके मस्तक से पहुंच सकें और दूध से इनका अभिषेक कर सकें, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़। आप कभी कर्नाटका जाओ तो यहाँ विजिट जरूर करना, ओके। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 12 ईयर्स में पहली बार, जो 12 ईयर्स हर 12 साल में जो ये मस्तक अभिषेक होता है, ये कब हुआ था लास्ट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं स्प्रेड कहाँ हुआ जैनिज्म। जैनिज्म जो आपका स्प्रेड हुआ डिफरेंट पार्ट्स नॉर्थ इंडिया के, वहाँ स्प्रेड हुआ। गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, कर्नाटका में भी हुआ, ठीक है, साउथ इंडिया में भी हुआ और नॉर्थ इंडिया में भी हुआ। टीचिंग जो थे महावीरा के और उसके फॉलोअर्स के, वो जो ट्रांसमिट के लोगों को पढ़ाए जाते थे वो ऑरली पढ़ाए जाते थे, ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता था। लेकिन बाद में उसको लिखा भी गया और जो अभी राइटिंग है वो अभी भी अवेलेबल है आपके वल्लभी गुजरात में, ठीक है। तो अब गुजरात का लोकेशन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात का लोकेशन आपका। देखो गुजरात जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ है, अरेबियन सी यहाँ है और गल्फ ऑफ खंबात यहाँ है। आप देख सकते हो दीव यहाँ पे है, वन ऑफ द टेरिटरी है ये, ठीक है, दमन और दीव,
ठीक है, दादर और नागर हवेली आपका नीचे यहाँ पे है। महाराष्ट्र और आपका आप बात कर सकते हो गुजरात के बॉर्डर पे है, ठीक है, कुछ दादर और नागर हवेली। अब इनको एक ही कर दिया गया है, एक ही टेरिटरी है, ये एक ही यूटी है, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ओके, तो गुजरात किस किस क्षेत्र को टच करता है तो हम देख सकते हैं। अब देखो तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। गुजरात जो है वो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को टच करता है, ठीक है। और आप कर्नाटका की बात करो तो ये आप महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, ये सारे के सारे साउथ इंडियन स्टेट को टच करता है, ठीक है, कर्नाटका आपका। तो मैप को हमेशा रेफर करते रहो, मैप को रेफर करोगे तो काफ़ी जल्दी आपको चीज़ें लर्न हो जाएगी। मैप एक दिन में याद नहीं होगा गाइस, तो हमेशा मैप रेफर करो जब भी आपको कुछ भी स्टेट देखने को मिले, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, इतने अच्छे तौर पे जैनिज्म में फैल रहा था तो अब ये डिक्लाइन क्यों हो गया, ठीक है। तो इनका जो मेन जो सिद्धांत था वो था अहिंसा। अहिंसा को फॉलो करना, नॉन वायलेंट को फॉलो करना, हर एक जीव जंतु, छोटे से छोटे जानवरों, जीव जंतु को भी क्या करना, रिस्पेक्ट देना, उसको क्षति नहीं पहुंचाना, जो कॉमन लोगों के लिए बहुत हार्ड था। अब हार्ड क्यों था, देखो हार्ड इसलिए था, जो एग्रीकल्चर लोग थे, जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, फार्मर्स थे, उनको क्या था, उनको अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए इंसेक्ट्स को मारना पड़ता था। अब वो इंसेक्ट्स को अगर मारेंगे तो उसका मतलब वो जैन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। देखो अगर अपने फसलों को बचाने के लिए तो उन्हें मारना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो जैन धर्म को नहीं फॉलो कर पा रहे थे, रिजिडिटली आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसको सपोर्टर किसके द्वारा किया गया, मेनली टेलर के द्वारा किया गया। फिर बाद में जब लेटर ऑन जैन धर्म जो डिवाइड हो गया, इसकी वजह से भी इसका डिक्लाइनेशन हुआ, ठीक है, इसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हुआ। इनको रॉयल पैट्रोनेज कम मिला था, ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज का लैक था, इसकी वजह से भी ये डिक्लाइन हुआ था। अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ आश्रम की, ठीक है। जैन और बुद्धिज्म के टाइम जब इसे पॉपुलर होता, जैनिज्म और बुद्धिज्म, उसी समय ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, एक सिस्टम डेवलप कर रहे थे आश्रम का, ठीक है। यहाँ पे आश्रम का मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं और रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। यहाँ ये आश्रम जो है स्टेज ऑफ लाइफ को दर्शाता है, ठीक है। 4 तरह के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। और सब लोगों को ये 4 जो स्टेजेस था लाइफ का, सबको फॉलो करना पड़ता था, ठीक है। तो ये बेसिकली जो स्टेजेस थे वो शूद्रास के लिए नहीं होते थे, ये थे आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता था वो अर्ली एज की लाइफ में, जब उनका जन्म हुआ है, उसके बाद जब वो थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके बाद वो सिंपल लाइफ जिए, स्टडी करें, वेदों को स्टडी करें, ठीक है, तो उसको ब्रह्मचर्य बोला गया। उसके बाद जब वो बड़े हो जाएं थोड़े से तो वो शादी करें, हाउस होल्ड क्योर्स में फंसें, ठीक है, जिए हाउस होल्ड, अपना जो अपना जीवन है वो बिताएं, उसको गृहस्थ जीवन बोला गया, ठीक है। फिर लेटर ऑन क्या, फॉरेस्ट में जाएं, मेडिटेशन करें, उसको वानप्रस्थ बोला गया, ठीक है, वन में जाके मेडिटेशन करो, ठीक है, अपना सादा जीवन जियो, ठीक है, फिर से, और ना सच्चाई का ज्ञान लो। फिर उसके बाद सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाओ, ठीक है, सन्यासी जीवन जियो, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 जो थे वो स्टेज थे। ब्रह्मचर्य, जिसमें उनको ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना था, बेसिकली वेदों का ज्ञान लेना था, सिंपल लाइफ जीना था, ठीक है। फिर जब वो ज्ञान ले लेते हैं, शिक्षा ले लेते हैं गुरु से, फिर गृहस्थ जीवन जीते हैं, जहाँ वो शादी करते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब वो मैरिड लाइफ जी लेते हैं कुछ टाइम पीरियड बाद, फिर वो वानप्रस्थ लाइफ जीते हैं, ठीक है, वन में जाके मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और अपना मन को शांत करते हैं कह सकते हो, और उसके बाद वो सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इमेज को, ये कुछ ऐसा इमेज है, ठीक है, ये गुरु से शिक्षा ले रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य जीवन है, उसके बाद शादी हो जाती है, ठीक है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो ये मैरिड लाइफ है इनका, ठीक है। उसके बाद फिर वन में जाके अपना ये करते हैं, ध्यान करते हैं, और उसके बाद फिर सन्यासी जीवन जीते हैं, सन्यासी जीवन जी करके फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे स्टेजेस को दर्शाया गया है इस पिक्चर में। अब देखते हैं जो सिस्टम है आश्रम का, वो अलाउड करता था मेन को कि स्पेंड करें अपना कुछ पार्ट मेडिटेशन में, ठीक है, और जनरली वुमेन को अलाउड नहीं था वेदों के का ज्ञान लेने में। हमने बात की थी कि जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती गई, वुमेन का जो आप कह सकते हो, वुमेन का जो भी स्टेटस सोसाइटी में वो कम होता गया, रिस्पेक्ट कम होता गया, उनको पढ़ने का अधिकार कम दिया जाने लगा, उनको ऐसा कहा जाने लगा कि भाई तुम पढ़ के क्या करोगी, ठीक है।
तो ऐसा था, आप देख सकते हो ये पेंटिंग को, ये हमें दर्शाते हैं गुरुकुल सिस्टम को, कि गुरु यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये ऊंचे आसन पे बैठे हैं, गुरु ऊपर बैठते थे, शिष्य आपके नीचे बैठते थे, ठीक है। तो गुरु ऊपर बैठे हैं, शिष्य को पढ़ा रहे हैं ऑरली, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी रिटर्न नहीं होता था, सब कुछ ऑरल गुरु पढ़ाते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्सवेयर कि जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी कहीं और भी कुछ चीज़ें डेवलप हो रही थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्कस किया गया है जोरास्टर के बारे में, ठीक है। जोरास्टर जो है वो ईरानियन प्रॉफिट हैं। प्रॉफिट वो लोग होते हैं जो कि धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। जो जो जोरास्टर थे, इनकी जो टीचिंग है वो अवस्था बुक में मिलती है हमें, ठीक है। और जो लैंग्वेज है अवस्था की वो हमें सिमिलर लगती है, और जो लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है वो सिमिलर है वेदास से, ठीक है। जो वेदों में जो प्रैक्टिसेस को लिखा गया है वैसे ही कुछ बातें लिखी गई है आपकी अवस्था में भी, ठीक है। अवस्था एक होली बुक है, आप कह सकते हो। और इसकी टीचिंग क्या है? टीचिंग ए गुड थॉट, सही थॉट रखो, अच्छे सोच रखो, अच्छे शब्द का यूज करो, अच्छे कर्म करो। अभी हमने पढ़ा है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो जोरास्ट्रियनिज्म जो था वो मेजर रिलीजन है आपका ईरान का, ठीक है। और कुछ जोरास्ट्रियन जो थे वो माइग्रेट हो गए आपके ईरान से और सेटल्ड हो गए गुजरात के कोस्टल एरियाज में, कोस्टल टाउन में, और कुछ महाराष्ट्र में सेटल हो गए। और इनको क्या, जोरास्ट्रियन को क्या एंसेस्टर कहते हैं पारसीज के। जो हमारे यहाँ पारसीज जो रिलीजन है और जो पारसीज लोग हैं वो एंसेस्टर हैं, उसके जो उनके जो एंसेस्टर थे वो जोरास्ट्रियन थे, वो ईरान से माइग्रेट होके आए थे, ओके। अब हम ईरान की लोकेशन देखते हैं, ठीक है। ईरान की आप लोकेशन देखो तो ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान है, ये आपका इराक है, ठीक है। अजरबैजान है, ये है आपका अर्मेनिया, छोटा सा जो यहाँ दिख रहा है ये अर्मेनिया है। और तो ये सारे स्टेट 1 2 3 4 5 6 जो कंट्री है वो टच करती है आपके ईरान को, ठीक है। आप यहाँ देखो तो यहाँ कैस्पियन सी है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। तो इस तरह से मैप हमेशा रेफर करते रहा करो, आसपास के लोकेशन देखते रहा करो, ठीक है। और हम गुजरात की बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा था, अभी देखा था हमने गुजरात के बारे में। गुजरात ये हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहीं पे दमन एंड दीव है, यहीं पे दादर नागर हवेली है, ठीक है। सो मैप रेफर करते रहा करो गाइज। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, लोगों से शेयर भी करना, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। और लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक हमेशा करते रहा करो अगर लेक्चर पसंद आता है तो। और अगर डिसलाइक भी किया करो अगर नहीं पसंद आ रहा है तो, पर कॉमेंट सेक्शन में बताया करो कि क्यों डिसलाइक करो, क्योंकि जब तक बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट का सोर्स नहीं मिलेगा, तो इंप्रूवमेंट करना है तो आपको बताना होगा। फीडबैक हमेशा देते रहा करो कि कैसा लग रहा है लेक्चर आप लोग को। फीडबैक बहुत ज़रूरी है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए। और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर पसंद आया हो तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप फॉलो कर सकते हैं बंसल ट्यूटोरियल को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज।